ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो जैसा कि हमें पता है कि दोनों ही टर्म स्टेट और गवर्नमेंट इंटरचेंजेबली अक्सर यूज होती हैं। पास्ट में भी हमने देखा है कि लुइस 14 जो कि फ्रांस के किंग थे, वो अक्सर बोलते थे कि आई एम द स्टेट। उनके बोलने का मतलब होता था कि मैं ही अपने आप में सरकार हूँ, मगर वो भी टर्म स्टेट यूज करते थे, यानी कि इंटरचेंजेबली यूज करते थे। 17th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जॉन लॉक, जो कि फादर ऑफ लिबरलिज्म भी हैं, उन्होंने पहली बार अच्छे से डिफरेंशिएट किया था इन दोनों टर्म्स को, स्टेट और गवर्नमेंट को। फर्दर हम डिस्कस करेंगे स्टेट का मीनिंग एंड देन गवर्नमेंट। तो स्टेट की जब हम बात करते हैं तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसी संस्था की बात कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, ओमनीपोटेंट है, यानी कि सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम है और सोवरन है। सोवरन का मतलब होता है कि ऐसा इंस्टीट्यूट या फिर ऐसी बॉडी जो सारे अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेती है। तो जो स्टेट है उसके अंडर रहने वाले सारे लोग उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, एक तरीके से बाउंड होते हैं उसकी डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए। इन केस अगर स्टेट की डायरेक्शन को कोई इंडिविजुअल फॉलो नहीं करता, देन स्टेट जो है उसके पास पावर होती है कोर्सिव पावर, यानी कि बलपूर्वक शक्तियां। तो स्टेट अपनी बलपूर्वक शक्तियों का इस्तेमाल भी कर सकता है। स्टेट को दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों का एक वर्ग है जो कि एक परमानेंटली फिक्स्ड एरिया जो है, टेरिटरी जो है, उसके ऊपर वो रहता है और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट जो है वो उनको चलाती है और सारे डिसीजन जो है लोगों के वो खुद अपने लेते हैं, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेन पावर उनके पास है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का मतलब होता है, जैसा कि गार्नर ने बताया है, कि गवर्नमेंट एक ऐसी एजेंसी है या फिर एक ऐसी मशीनरी है जो कि कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि मे बी फॉर्मुलेटेड, एक्सप्रेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है। फर्दर हम इनके पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि स्टेट और गवर्नमेंट के बीच क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो जो गवर्नमेंट है, हमें पता है कि स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं: पॉपुलेशन, फिक्स्ड टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। तो अगर मान लो एक भी कोई एसेंशियल एलिमेंट स्टेट का मिस होगा तो उसके बगैर स्टेट का वजूद पॉसिबल नहीं होता। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो स्टेट है वो एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी है और उसका एक पार्ट है गवर्नमेंट। तो इस तरीके से स्टेट जो है वो बड़ा रोल अपना प्ले करती है और उसका जस्ट एक पार्ट है गवर्नमेंट। सेकंड जो पॉइंट है वो बोलता है कि फिक्स्ड टेरिटरी इज एसेंशियल फॉर स्टेट, नॉट फॉर गवर्नमेंट। जो फिक्स्ड टेरिटरी है वो देश के लिए तो एसेंशियल होती है मगर गवर्नमेंट के लिए नहीं। अगर हमने पास्ट में भी बहुत सारी ऐसे एग्जांपल देती हैं, जैसे कि होते थे, मतलब जो कबीले वाले लोग होते थे, तो वो ऐसे ही घूमते रहते थे, ठीक है, उनका कोई भी फिक्स्ड प्लेस जो था वो नहीं होता था, तो इसीलिए उनका कोई अपना देश भी नहीं होता था। पास्ट में हमने देखा है जैसे कि जूस, तो जूस का भी 1948 तक कोई अपना देश नहीं था और 1948 में फिर इजराइल के बाद वो उनका एक परमानेंट सेटलमेंट वहां पर होती है। 1971 में हम देखते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश उस वक्त उनका भी कोई अपना एज सच कोई भी फिक्स टेरिटरी जो एरिया है वो हमें नहीं देखने को मिलता। देन थर्ड पॉइंट है कि स्टेट इज सोवरन, गवर्नमेंट इज नॉट। तो स्टेट, जैसे कि मीनिंग में डिस्कस किया था, कि स्टेट एक सोवरन इंस्टीट्यूट होता है। सोवरन का मतलब है कि स्टेट जो है अपने सारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद लेता है। जब हम बोलते हैं इंटरनल, तो कहने का मतलब देश में बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो स्टेट उनके अंडर काम नहीं करता, बल्कि वो सारी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो स्टेट के ही अंडर काम करेंगे, स्टेट की डायरेक्शंस के ऊपर काम करती है। जैसे कि मान लो कोई कल्चरल इंस्टीट्यूट है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, तरह तरह की वहाँ देश में यूनियंस देखने को मिलती हैं। तो सभी को जो गाइडलाइंस हैं स्टेट की तरफ से जो बताई गई हैं वही फॉलो करनी पड़ती हैं। ऐसे ही जब हमने बोला एक्सटर्नल सोवरेनिटी, तो वहां पर मतलब है कि जैसे कोई दूसरा देश है वो एक पर्टिकुलर कंट्री को गाइड नहीं कर सकता, डायरेक्शन देने का काम नहीं कर सकता। और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी मतलब पर्टिकुलर कंट्री को डायरेक्टली गाइड नहीं कर सकती, डायरेक्शन देने का काम नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक देश जो है वो सोवरन होता है। जबकि दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट देखते हैं तो गवर्नमेंट के पास एज सच पावर नहीं होती। गवर्नमेंट जो है स्टेट की गाइडलाइंस के अनुसार ही काम करते हुए हमें देखने को मिलती है। हर एक देश के अपने रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट है वो काम करते हुए हमें देखने को
को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीपल कैन ओपोज द गवर्नमेंट बट नॉट द स्टेट। लोगों के पास अधिकार होता है कि वो सरकार को ओपोज कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है कई बार लोगों की लुक आफ्टर अच्छे से लोगों को नहीं कर पाती, जो लोगों के साथ वादे किए होते हैं वो अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाती। बहुत बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि मेल प्रैक्टिसेस में गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे में लोगों के पास जो है वो राइट होता है कि वो पीसफुली जुलूस निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट के जो नेता होते हैं उनके पुतले बना के उनको आग लगाते हैं, और इवन अगर फिर भी गवर्नमेंट जो है सही रास्ते पर नहीं आती, देन लोगों के पास राइट होता है कि वो गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसके बिल्कुल अपोजिट देखें स्टेट की, तो स्टेट को एक्चुअली में लोग अपोज नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि ऐसा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर लोग स्टेट को, अपने देश को ही अपोज करेंगे तो एक तरीके से वो अपने आप को ही अपोज करने का काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट विदाउट गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल बट गवर्नमेंट इज पॉसिबल विदाउट द स्टेट। देश जो है वो गवर्नमेंट के बिना एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके जैसा कि हमने बताया था कि 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। जब 4 एसेंशियल एलिमेंट होंगे तभी देश जो है वजूद में आता है। इसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बिफोर 1947 इंडिया जो था एक प्रॉपर कंट्री नहीं था। उस वक्त इंडिया जो था वो ब्रिटिश की कॉलोनी था, मगर 1947 के बाद इंडिया के पास चारों एलिमेंट थे। इंडिया के पास अपनी पॉपुलेशन भी थी, फिक्स टेरिटरी भी थी, गवर्नमेंट भी थी और सोवरेन पावर भी थी। इसीलिए वो एक देश के कहलाया 1947 के बाद। और 1971 में हमने देखा कि बांग्लादेश का भी केस सेम था। मगर जब हम बात करते हैं ना गवर्नमेंट की, तो जो गवर्नमेंट है वो बिना मतलब देश के भी पॉसिबल होती है। 1947 से पहले इंडिया जो था वो ब्रिटिश की एक कॉलोनी था, मगर तब भी भारत में सरकार जो थी वो देखने को मिलती थी। ऐसा ही केस बांग्लादेश का है। 1971 से पहले आपको पता है कि वो पाकिस्तान के का ही पार्ट था, तो उस वक्त आपको पता है डिस्टर्बेंस थी, तो वहां पर भी एक मतलब सेपरेटली प्राइवेट एक गवर्नमेंट जो थी वो काम करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेट इज परमानेंट वेयर एज गवर्नमेंट इज टेम्परेरी। जो स्टेट है, देश जो है, उसका वजूद स्थायी होता है, परमानेंट होता है, जबकि गवर्नमेंट जो है वो टेम्परेरी हमें देखने को मिलती है। हमारे पास बहुत सारी ऐसे एग्जांपल है, पास्ट में रिसेंटली भी हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो है वो किए हैं। जैसा कि अगर हम पास्ट की बात करें तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 1789 में देखने को मिलता है, जिसके बाद जो मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र, वो वहां पे खत्म होता है और वहां पर आती है रिपब्लिकन गवर्नमेंट। रिपब्लिकन का मतलब होता है कि जहां पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ऐसा ही हमारे पास एग्जांपल है रशिया का। तो रशिया में भी 1917 में हमें देखने को मिलता है रेवोल्यूशन वहां पर होता है और वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वहां पर एस्टेब्लिश होती है। वहां पर पहले होता था जार किंग्स, ठीक है, तो वो मतलब जार किंग के बाद वहां पर तख्ता पलट जो है वहां पर देखने को मिला, और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार, लेनिन ने वहां पर अपनी जो सरकार थी एस्टेब्लिश की, और तब से वहां पर एक कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलती है। ऐसा ही हमने चाइना में देखा। चाइना में भी रेवोल्यूशन हुआ और वहां पर फाइनली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वहां पर एस्टेब्लिश होती है, और वहां पर लीडर जो थे उस वक्त माओ जेडोंग जिनको हम बोलते हैं, तो उन्होंने भी वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है एस्टेब्लिश की। तो तब से वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि चाइना में देखने को मिलती है। इंडिया में अगर आप देखो तो मतलब इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल के बाद, जनरल इलेक्शन, आम चुनाव जिसको बोलते हैं, या फिर लोकसभा के इलेक्शन। तो 2014 में जैसे इलेक्शन हुए थे तो वहां पर पहले इंडिया में यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और उसके बाद हम देखते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट जो है वो पावर में आई, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी लीडिंग पार्टी है बीजेपी। तो ये मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये बताते हैं कि जो सरकारें हैं वो बदलती रहती हैं, मगर जो स्टेट है उसका वजूद निरंतर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट्स आर सिमिलर एवरीवेयर, गवर्नमेंट्स आर नॉट। जो देश होते हैं वो हर एक जगह पे पूरे वर्ल्ड में एक जैसे ही हमें देखने को मिलते हैं, जबकि गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। तो जो स्टेट है उसका जो वजूद होता है, चाहे आप उसके स्टेटस की बात करो, चाहे वो छोटा देश है या फिर एक बड़ा देश है, तो इंटरनेशनली उसका स्टेटस जो है वो इक्वल होता है। जैसे कि हम एग्जांपल करें यूनाइटेड नेशन में, तो उसका जो स्टेटस होगा, रिगार्ड होगा, वो इक्वल होगा सभी देशों के मुकाबले। वहां पर कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा कि वो कोई पर्टिकुलर कंट्री छोटी है या फिर पर्टिकुलर कंट्री एक बड़ी है। तो एग्जांपल जैसे दी हुई है कि मतलब चाहे आप इंडिया की बात करो कंपेयर टू श्रीलंका, तो काफी बड़ा डिफरेंस है। चाहे आप जीडीपी की बात करो, पॉपुलेशन वाइज बात करो, एरिया वाइज बात करो, मगर जो इंटरनेशनली एक स्टेटस है वो दोनों का एक जैसा ही हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा स्टेट है वो सिमिलर कैसे होती है हर एक जगह पे, वो इस तरीके से होती है कि स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। कोई भी देश होगा, कहीं पर भी होगा, किसी भी टाइप की सरकार होगी, मगर वहां पर
आपको 4 एसेंशियल एलिमेंट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हर एक जगह पे पॉपुलेशन होती है, हर एक देश किसी भी कंट्री की, ठीक है, फिक्स टेरिटरी भी होगी, गवर्नमेंट भी होगी और उनके पास अपनी सोवरेन पावर भी होती है, ठीक है, जिससे पता लगता है कि स्टेट जो है पूरी दुनिया में एक जैसी ही हमें देखने को मिलती है। एसेंशियल एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। उसके बाद बात की है कि गवर्नमेंट हर एक जगह पर एक जैसी नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें यूएसए में, तो यूएसए में हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिलती है। इंडिया के केस में हमें देखने को मिलती है पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कनाडा में हमें देखने को मिलता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही देखने को मिलती है, और ये जो कंसेप्ट है इंडिया ने कनाडा से ही अडॉप्ट किया है। जबकि जापान में हमें देखने को मिलती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्टेट इज अब्स्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट इज कंक्रीट। जो स्टेट होती है, जो देश होता है, वो होता है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब निराकार, जिसका कोई भी रूप नहीं होता। जबकि जो गवर्नमेंट होती है वो तो होती है ठोस, कंक्रीट होती है, जिसका एक प्रॉपर रूप जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने बताया कि स्टेट का, देश का कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो आपको नहीं देखने को मिलता। देश को आप जैसे स्टेट कैन नॉट बी सीन, इसको सिर्फ आप विजुलाइज कर सकते हो। स्टेट नामक जो एक विचार होता है, इसको आप विजुलाइज कर सकते हो। गवर्नमेंट जो है दूसरी तरफ वो एक होती है रियलिटी, ठीक है। कैसे रियलिटी होती है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड संगठन होता है लोगों का, और उसका काम होता है कि देश का जो प्रशासन है उसको चलाना है। और देश के प्रशासन को चलाने के लिए जो ऑफिशियल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। वहां पर अलग अलग तरह के लोगों की इंटरेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टेट इज अ मास्टर, गवर्नमेंट इज अ सर्वेंट। तो जो स्टेट है उसका जो रोल है वो हमें मास्टर की तरह देखने को मिलता है, जबकि जो गवर्नमेंट है वो एक सर्वेंट की तरह हमें काम करते हुए देखने को मिलती है। वो किस तरीके से? स्टेट, हर एक देश का अपना कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, देश का कानून होता है, उसी के हिसाब से देश जो है वो काम करते हुए हमें देखने को मिलता है। कोई भी गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से काम करते हुए नहीं देखने को मिलेगी। जितनी पावर उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दी होगी उसी के हिसाब से काम करते हुए हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंबरशिप ऑफ द स्टेट इज कंपल्सरी, नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। तो देश की जो मेंबरशिप होती है हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी होती है, मैंडेटरी होती है, मगर गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमारा जैसे बर्थ होता है तो पर्टिकुलर कंट्री की हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, और जब डेथ होती है तो एक कंसर्न कंट्री में जहां पर हमारी डेथ होगी तो डेथ सर्टिफिकेट वहां पर बनेगा। तो एक तरीके से प्रूफ है कि हम एक पर्टिकुलर कंट्री के मेंबर हैं। और मेंबरशिप का बेनिफिट क्या होता है? हमारे इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर करती है, हमें सिक्योरिटी देने का काम जो है वो देश करता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के केस में थोड़े से डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट के सारे लोग मेंबर जो है वो नहीं होते। हम बोल सकते हैं कि जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वही इसके मेंबर होते हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उनकी एक सर्टन क्वालिफिकेशन जो है वो होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 11, स्टेट इंक्लूड्स होल ऑफ द पॉपुलेशन वेयर एज द गवर्नमेंट डज नॉट। तो देश में देश के सारे नागरिक जो हैं वो शामिल होते हैं, जबकि गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। देश जो है उसमें सारे रहने वाले नागरिक उसके एक तरीके से उसके अंडर ऑटोमेटिकली शामिल होते हैं, और देश जो है वो अपने सभी नागरिकों से उम्मीद करता है कि देश के प्रति सारे लोग जो है वो वफादारी जो है वो अपनी दिखाएंगे। और गवर्नमेंट जो है इंक्लूड्स पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल, पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल। सभी लोगों को गवर्नमेंट में शामिल जो है नहीं किया जाता। तो किन किन को शामिल किया जाता है? जो पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज को इन्फोर्स करते हैं और जस्टिस देने का काम करते हैं। साधारण शब्दों में बोले, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को चलाने का काम करते हैं वो गवर्नमेंट में शामिल होते हैं। तो ये थे टोटल 11 पॉइंट्स। उसके बाद हम जो है वो कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि हमने अच्छे से इनको डिफरेंशिएट किया है, बावजूद इसके भी हमें वाइड डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि इनको प्रॉपर डिफरेंशिएट करना काफी डिफिकल्ट टास्क जो है वो रहता है। स्टेट जो है उसको हमेशा एक बॉडी की जरूरत रहती है, बॉडी ऑफ मैन, जो कि मतलब कि उसकी तरफ से काम करे। तो वो स्टेट की बिहाफ पे काम करने का जो जिम्मा है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।